सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल के पाठ 11 उपसर्ग, प्रत्यय और समास का भाग 1 पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। इसमें हमने पढ़ा उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय क्या हैं और प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं बेटा? वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसमें परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दांश माने शब्द का हिस्सा, उसका एक पार्ट, एक टुकड़ा, पूरा शब्द नहीं होता है वो, है ना। और वो मूल शब्द के पहले लग जाता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे पुत्र में हमने सु लगा दिया तो सुपुत्र हो गया, और होनी में हमने अन लगा दिया तो अनहोनी हो गया। तो ये हमारा इस प्रकार से उपसर्ग होता है। और प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के बाद में, अंत में लग करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो जैसे त्व प्रत्यय है तो मनुष्य में हमने त्व लगा दिया तो मनुष्यत्व हो गया, है ना। और सफल शब्द में हमने ता प्रत्यय लगा दिया तो सफलता हो गया। और अक्सर बेटा उपसर्ग लग के, अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर विलोम शब्द बनते हैं और प्रत्यय जुड़ने के बाद अक्सर भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, है ना। और प्रत्यय कितने होते हैं? 2, कृत और तद्धित। और उसके बाद अब है हमारी बारी समास की। समास, इसमें हम पढ़ेंगे समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद हैं। तो 2 अथवा 2 से अधिक पदों के संयोग से निर्मित सार्थक पद समास कहलाता है ना। 2 या 2 पद जुड़ करके, पद माने शब्द, है ना, 2 जुड़ करके वो समास बन जाते हैं। और जैसे आ शब्द जुड़ा और जन्म जुड़ा तो आ जन्म, उसका अर्थ बदल गया। पूर्व पद है आ और उत्तर पद है जन्म। शरणागत, शरण धन आगत, देश और विदेश, चौ धन माथा मासा, चौमासा, है ना। सुलेख, सु और लेख मिलकर के सुलेख बन गया। दशानन आदि। तो पूर्व पद और उत्तर पद माने समस्त पद, तो वो समास हो जाता है। समास माने जोड़ना, उसको 2 पदों को जोड़ना। समास के भेद कितने हैं बेटा? समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, 5वां द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। अब पहला वाला अव्ययी। अव्ययी मैंने जिसको हम खर्च नहीं कर सकते, व्यय नहीं कर सकते। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो, माने पहले वाले शब्द को हम उसका अर्थ बताने के लिए हटा नहीं सकते हैं, तो उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसका प्रथम पद प्रधान होता है, जैसे आजीवन। अब पूरा जीवन बताने के लिए आ लगाना ही पड़ेगा, उसको हम हटा नहीं सकते। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति तो शब्द है, उसके अनुसार बताने के लिए यथा लगाना ही पड़ेगा। प्रतिदिन, अब रोज बताने के लिए, हर दिन को बताने के लिए प्रति लगाना ही है हमें, है ना। तो समस्त पद और विग्रह, विग्रह मैंने दोनों पदों को अलग अलग करना, समास विग्रह कहलाता है। यथामति, जैसे मति हो। आमरण, मरण पर्यंत, मरने के बाद, और मरने तक मने हाथों हाथ, हाथ ही हाथ। यथा संभव, जैसा संभव हो। आजीवन, जीवन पर्यंत। भरपेट, पेट भरकर। तो ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, घर की बात हो रही, कौन सा घर? रसोई के लिए। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। गंगा जल, गंगा का जल, जल किसका है? गंगा का, तो मुख्य शब्द क्या है? जल। अब राजपुत्र, राजा का पुत्र। दानवीर, दान में वीर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो ये हमारा हो गया बेटा तत्पुरुष समास। और
इसमें भी कारक की विभक्ति का लोप होता है, ये इसकी पहचान है ना। अब तीसरा है कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। विशेषण विशेष्य आप जानते हैं ना, विशेषण होता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कनकलता, विद्याधन, नील गगन आदि। अब कमल नयन में से कमल के समान नयन, और तो इसका मुख विग्रह हो गया इसका। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। मृत्यु दंड, मृत्यु के लिए दिया जाने वाला दंड। और इधर है चरण कमल, चरण कमल के समान चरण। नरसिंह, नरों में सिंहों के समान। मालगाड़ी, माल ले जाने वाली गाड़ी। बैलों से खींची जाने वाली, बैलगाड़ी माने बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। अब है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है बेटा, इसमें पहला पद जो है संख्यावाचक होता है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंचतत्व, दोपहर, नवग्रह, शताब्दी। शताब्दी 100 आब्दी वाली शताब्दी। तो समस्त पद चौमासा, 4 मासों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार। अठन्नी, 8 आनों का समूह। सप्ताह, सप्त माने 7 दिनों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। 3 लोकों का समाहार, त्रिलोक। पंचवटी, 5 वटों, 5 वृक्षों का समूह। 700, 700 दोहों का समूह। ये हमारा द्विगु समास क्लियर हो गया। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ये पाप या पुण्य भी कह सकते हैं। अन्न और जल, अन्न या जल भी कह सकते हैं। सीता राम, सीता और राम। तो आटा दाल, आटा और दाल। राजा रंक, राजा और रंक। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। न्यूनाधिक, न्यून या अधिक, कम या ज्यादा। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। गुण दोष, गुण और दोष। दिन रात, दिन और रात। भला बुरा, भला या बुरा। अब छठा है बेटा बहुव्रीहि। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, जिन दोनों ही मुख्य नहीं होते हैं और जिसके शब्दार्थ के अतिरिक्त सांकेतिक अर्थ ही प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिसका तीसरा अर्थ निकलता है वह बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पंचानन, धर्मात्मा, दुरात्मा। दशानन में 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके माने सुंदर नैनों वाली। श्वेतांबर, श्वेत अंबर है जिसके अर्थात सरस्वती। तो बेटा ये हमारे 6 समास पूरे हो गए हैं। और इसमें क्या है, जरूरी नहीं है एक समस्त पद दूसरे समास में नहीं आता, डिपेंड करता है, उस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका विग्रह कैसे करते हैं। जैसे एक शब्द है राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता, तो इसमें के का लोप हो रहा है तो ये कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा। और एक तो राष्ट्र के हैं जो पिता अर्थात महात्मा गांधी, तो ये आपका तीसरे अर्थ वाला बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। आया समझ में आपको? तो आज हमने बेटा समास के बारे में पढ़ा। समास 2 पदों का संयोग होता है, 2 शब्दों से मिलकर समास बनता है। इसके 6 भेद हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव मतलब पहला पद हम व्यय नहीं कर सकते। तत्पुरुष में कारक विभक्ति का लोप होता है। और कर्मधारय में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, मतलब उसमें उपमा दी जाती है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, बीच में और या लगता है। और बहुव्रीहि समास में तीसरा अर्थ निकलता है। समझ में आ गया बेटा? आज की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि समास वाले भाग को आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें से 5 या 6 प्रश्न बनाकर रफ कॉपी में उनके उत्तर लिखेंगे।
बाकी का अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसका पुस्तक अभ्यास, उसके प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ करके निशान लगाएं। धन्यवाद।